नमस्कार, खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी और आज खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो आपको न सिर्फ ग्रहों के बारे में बताएंगे बल्कि ज्योतिष एक विज्ञान है, उसके बारे में आपको बहुत गहराई से जाके बहुत सारी जानकारियां देंगे। आज हमारे साथ हैं रक्षेंद्र ओझा, जो एक ज्योतिषाचार्य हैं। अपने पापा से बहुत सारी चीजों की सीख लेते हुए आज इस मुकाम पर हैं। और सिर्फ भविष्यवाणी नहीं, कहते हैं ना कि कोई भविष्यवाणी करता है तो हम और आप जैसे लोग शायद उस पर विश्वास ना करें, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में इफेक्टिव हैं, जो काम करती हैं। असल में वो क्या होता है, कितना होता है, खास तौर पर राहु और केतु, जिसके बारे में सुन लिया जाए तो लोग डर जाते हैं कि यार इसका प्रभाव यदि हुआ तो सब कुछ खराब ही होगा, पर ऐसा नहीं है। असल में क्या है, कैसे काम करते हैं, इन सारे विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। रक्षेंद्र जी हमारे साथ हैं। रक्षेंद्र जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज में आने के लिए। और मैं शुरुआत ही बस यहां से करना चाहती हूँ कि एक जानना हम जरूर चाहेंगे, ये शुरुआत ज्योतिष विज्ञान के बारे में, ये भाव मन में लाना कि हमें इस विषय पे इतनी रिसर्च करनी है, इसे पढ़ना है, जैसा कि आपने भी बताया कि पापा से बहुत कुछ सीखा आपने, तो ये सबसे पहले कहां से आपके मन में ऐसे आया कि मुझे इस प्रोफेशन में इतनी चीजों को लाना है? देखिए, ऐसा है कि जब घटनाएं घटित होती हैं जगत में, और बहुत सारी घटनाएं व्यक्तियों के साथ भी होती है और बहुत सारी घटनाएं सामूहिक रूप से भी होती है, तो मन में, वैसे हर व्यक्ति के मन में ये विषय रहता है कि कोई ना कोई तो कारण होगा जिससे ये घटनाएं घटित हो रही है। तो क्योंकि मेरे पिताजी शुरू से ज्योतिष में है, तो मैंने भी ये सोचा कि क्यों न इस विषय पर आगे बढ़ा जाए और इस विषय के विज्ञान को समझा जाए, क्योंकि निश्चित ही ज्योतिष जो है वो विज्ञान से परे नहीं है और विज्ञान का ही अंग है। तो इस कारण मैंने ज्योतिष पे मेरा सुझाव जाना समझा और इस पे बहुत सारे आगे जाके हमने रिसर्च भी किए हैं और राहु केतु पे हमने विशेष रिसर्च किया। अच्छा, आपने पुस्तकें भी लिखी हैं, किस किस तरह की पुस्तकें लिखी? और पुस्तक लिखना, मुझे लगता है बहुत सारी चीजों का संग्रह करना होता है। किस तरह का शोध आपने किया, कितना वक्त लगा? देखिए, राहु केतु पर हमने एक शोध किया है कि जो राहु केतु है, अभी तक उसको ज्योतिष में छाया ग्रह से जाना जाता है और लगभग ज्योतिषी जो प्रिडिक्शन करते हैं वो छाया ग्रह से ही राहु केतु का प्रिडिक्शन करते हैं। मेरा ऐसा मानना था कि कोई भी छाया, चाहे वो व्यक्ति की हो चाहे वो ग्रह की हो, वो कभी भी किसी को इम्पैक्ट प्रभावित नहीं कर सकती है। तो हमने इस पर मेरे पिताजी से मैंने इससे सीखा और उनके सानिध्य में मैंने इस पर रिसर्च किया। तो मैंने ये पाया कि राहु केतु जो है वो इस सौर मंडल में टुकड़ों में बिखरे हुए ग्रह हैं, जिनको हम क्षुद्र ग्रह भी कह सकते हैं। और ये बिखरे हुए ग्रह ही राहु केतु हैं। और दूसरी बात यह है कि टुकड़ों में कई बार इनका कुछ बड़े टुकड़े, इनका ऐसा अनुमान है कि कुछ बड़े टुकड़े जो है उनका व्यास जो है वो 1000 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है। तो पुराणों में जैसे कहानियां भी हैं, तो उनमें भी कहा गया है कि जिस प्रकार राक्षस का वध हुआ तो वो उसके 2 धड़ हुए, तो वो एक प्रतीकात्मक है और वो ये संदेश दे रही है कि राहु जो ग्रह है उसका विखंडन हुआ और विखंडन होने के कारण वो क्षुद्र ग्रह के रूप में उस सौर मंडल में बिखरे और उन्हीं को हम राहु केतु कहते हैं। अच्छा, ये भी बहुत ज्यादा सुना गया है कि राहु केतु यदि हैं तो बहुत प्रभावी होते हैं, हमेशा कुछ नकारात्मक ही करते हैं, तो क्या कभी कुछ सकारात्मक नहीं करते? ये बड़ा भ्रम है। क्यों नहीं करते सकारात्मक? नरेंद्र मोदी जी जो राहु की अंतर्दशा में 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नकारात्मक ही करते हैं। वर्तमान में ऐसा परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि राहु को पूर्णतया नकारात्मक घोषित कर दिया गया है कि जैसे इनके जो सारे प्रभाव वो नकारात्मक ही है। ऐसा नहीं है कि राहु नकारात्मक है। कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करता है कि राहु नकारात्मक है या सकारात्मक है। बिल्कुल। एक बात और है, आम लोग जो हैं राहु केतु को लेकर सोचते हैं, जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ नकारात्मक नहीं, भले ही राहु को नकारात्मक बहुत ज्यादा घोषित कर दिया गया हो, लेकिन इसके एक सकारात्मक प्रभाव भी है, परिणाम भी है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं या हमारे आसपास कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही होती हैं, उसमें ग्रहों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? खास तौर पर क्या राहु केतु का ही प्रभाव होता है? नहीं, देखिए, जितने भी सौरमंडल में प्रभावित ग्रह हैं सभी को ज्योतिष में शामिल किया गया जो प्रभावी हैं।
है तो और भी है, लेकिन जो प्रभावी है उन्हीं को शामिल किया गया है। तो केवल ये नहीं कह सकते कि राहु केतु ही प्रभावी है, बाकी के ग्रह भी प्रभावी है, लेकिन जो आकस्मिक घटनाएं होती है व्यक्तियों के साथ उनके लिए प्रभावी राहु और केतु है। जितनी भी आकस्मिक घटनाएं होती है, कई बार अनायास कोई विवाद हो जाता है या कई बार हम सोचते नहीं है और वो घटनाएं हो जाती है, ऐसा प्रेडिक्शन है कि वो राहु केतु के कारण होती है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी से संबंधित थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी। बहुत सारे लोग कुंडली जो होती है, लोग अमूमन कुंडली देखते हैं, दिखाते हैं। बहुत सारे लोग उसमें ये भी देखते हैं कि आपकी कुंडली में कौन सी दशा है, कौन सा ग्रह है, कौन सी कितने प्रभाव डालेगा। एक दोष, कालसर्प दोष की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा सुना है, लोग सुन के इतना ज्यादा डर जाते हैं कि मतलब ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म है, इसका कैसे हम इसका एक उपचार कर ले, क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या है? देखिए, कालसर्प दोष जो है वो राहु केतु से बनता है। राहु के नक्षत्र के देवता का नाम काल है और केतु के नक्षत्र के देवता का नाम सर्प है। इसलिए राहु केतु के मध्य में एक तरफ अगर सारे ग्रह आ जाते हैं तो इसको कालसर्प दोष कहा जाता है। और क्योंकि इनके नक्षत्रों के देवताओं का नाम काल सर्प है तो उसके आधार में इसका नामकरण हुआ काल सर्प, है ना। लेकिन जो नाम है उससे लोग काफी भयभीत हो जाते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, और लोगों के मन में जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्प बन रहा है तो एक अजीब सा भय मन में बैठ जाता है नाम से। तो मैं ये आपको बता देना चाहता हूं कि काल सर्प से कहीं पर भी आपको डरने वाली बात नहीं है, भय रखने वाली कोई बात नहीं है। काल सर्प बहुत बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में बनता है, सफल व्यक्तियों की कुंडली में भी बना है। तो ऐसा नहीं है कि हम उनसे डरें कालसर्प दोष से। जो डरने वाला दोष है, जो शास्त्रोक्त दोष है, जो व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसकी तरफ ना ज्योतिषी ध्यान दे रहे हैं और ना ही जो आमजन होता है वो ध्यान दे रहा है। और वो दोष है केमद्रुम दोष। सबसे प्रभावी अगर कोई दोष है शास्त्रोक्त तो वो है केमद्रुम दोष। वो चंद्रमा से ये दोष बनता है। चंद्रमा के यदि आगे पीछे और साथ में कोई ग्रह ना हो तो ये केमद्रुम दोष बनता है और ये व्यक्ति को अस्थिर करने का काम करता है। आर्थिक परिस्थितियों में भी व्यक्ति को अस्थिर करता है, पॉलिटिकली भी अस्थिर करता है। व्यक्ति कई बार ऊंचाइयां छू के वापस आने का जो काम होता है वो इसी दोष के कारण होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कालसर्प दोष से भी अधिक प्रभावी और शास्त्रोक्त यदि कोई दोष है तो वो केमद्रुम दोष है। ऐसे ही एक दोष मंगल के बारे में है। अभी हाल ही में आपने देखा कुछ ऐसी घटनाएं भी आई हैं। वैसे तो मंगल दोष के बारे में सुना गया है और वो भी बहुत इफेक्टिव होता है, ऐसा कहा गया है। अमूमन कई लोगों की यदि कुंडली में है तो उसको भी देखा गया है। हाल ही में एक उदाहरण आपको भी पता होगा, राजा सोनम हत्याकांड जो आया, इसको लेकर मैं ये जिक्र इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि ये बातें भी आई कि मांगलिक थे और बताया गया था कि किसी एक के लिए नुकसानदेह हो सकता है, लड़के के लिए नुकसानदेह था। तो ये सारी चीजें अमूमन जो सुनी गई हैं कि पहले यदि मंगल दोष है तो किसी पेड़ से शादी करा देंगे, ऐसा करा देंगे, ये कितना प्रभावी है? देखिए, ऐसा है कि मांगलिक होता क्या है, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मंगल से ही मांगलिक होता है। और मंगल से ही क्यों होता है, बाकी ग्रहों से क्यों नहीं होता है? मंगल से इसलिए होता है कि जीव को मारने की क्षमता, मतलब मारक प्रभाव जो रखता है इन 9 ग्रहों में, वो मंगल ही रखता है। बाकी ग्रहों में मारक क्षमता नहीं होती है। तो किसी भी बाकी जो रिलेशंस जो होते हैं, जैसे व्यक्ति ने जन्म लिया तो उसके भाई का जन्म, उसके भाई का रिलेशन, पिता का रिलेशन, ये उसके जन्म के साथ हो जाते हैं, तो उसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, उन्होंने ऐसे सोचा कि विवाह एक ऐसा कार्य है जो कि बाद में तय होता है और जो व्यक्तियों, वैसे तो ईश्वर करता है सब, लेकिन फिर भी व्यक्तियों द्वारा तय किया जाता है। तो उस स्थिति में यदि 12वें, पहले, चौथे, 7वें, 8वें में मंगल होता तो मांगलिक होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी मिलान करके सामने वाला भी मांगलिक होना चाहिए। ऐसा मिलान करके करें तो हम किसी विवाह उपरांत होने वाले वैवाहिक जीवन में आने वाली दिक्कतों से, परेशानियों से बच सकते हैं, इसलिए मांगलिक होता है। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारी जगह पे राहु से, शनि से, इनसे भी मांगलिक बनाया जा रहा है कि ये कुंडलियां मांगलिक है। यदि इन स्थानों में जो मैंने स्थान बताया उनमें राहु शनि भी बैठे हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये भी मांगलिक है। ऐसा नहीं है, मांगलिक केवल मंगल से ही होता है, मंगल के अलावा मांगलिक नहीं होता है। इसलिए यदि सही मिलान किया जाए कुंडली का, सप्तम स्थान को देख के, मांगलिक को देख के, गुण भी देखे जाए, सारी चीजें देखी जाए, तब सही अगर मिलान हो तो एक अच्छा और उत्तम वैवाहिक जीवन होता है।
और इसके लिए मुझे लगता है एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू ये भी होगा कि जो लोग अपनी कुंडली दिखाते हैं वो भी ऐसे हर कहीं किसी को भी ना दिखाएं कि कोई भी आपने सुन लिया और आप दिखा रहे हैं और आपको बता दिया गया जी। जो आपको खुद नॉलेज नहीं है। तो क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं और हमें पता है कि आपकी कुंडली में यदि ऐसा कोई दोष है तो वो इफेक्टिव होगा। अब उस पूरी तरह से तो खत्म नहीं हो सकता, लेकिन गलत चीजों की वजह से हम और गलत कर जाएं तो इसके लिए जागरूकता जरूरी है। ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती है। ज्योतिष की गणना करने वाला गलत हो सकता है, लेकिन ज्योतिष कभी गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो देखिए, जो मंगल यदि एक बड़ा प्रभावी है और आपके कुंडली में यदि है तो बिल्कुल वो प्रभाव डालेगा, लेकिन हम उसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब वो कम कैसे होगा? आपको सही जानकारी पहले हो कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, कैसे चीजों को आपको करना है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण चीजें हैं। अच्छा, एक चीज और है, क्योंकि ज्योतिष और ग्रहों की ही हम बात कर रहे थे, राशियों को भी बहुत लोग सुनते हैं, इफेक्ट पड़ता है। न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा चली है, अंकों का गणित जिसको बोलते हैं, अंकों का ज्योतिष जो होता है, इसके बारे में कुछ बताइए। न्यूमरोलॉजी ऐसा है कि मूलांक जो निकलता है वो महीने और तारीख इनकी जोड़ से निकलता है। तो मैं तो इस पे थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पहले आज से अगर 300-400 साल पहले जाए, 400 साल पहले जाए, 500 साल पहले जाए मान लीजिए, तो उस समय तो 10 महीने होते थे, आज 12 महीने हो गए हैं। तो वो गणना और ये गणना अलग अलग हो गई। हो सकता है कल को और कुछ इसमें एड ऑन हो जाए महीनों में, या कुछ घटाया जाए। तो जुलाई अगस्त तो बाद में आए हुए महीने हैं, तो फिर इसकी गणना कैसे की जा सकती है? इसकी कोई सटीकता नहीं है, इसके पीछे कोई वैज्ञानिकता नहीं है। ज्योतिष तो सदियों से चला रहा, वो तो ग्रहों की गणना पे डिपेंडेड है। वो तो हम आज के 500 साल बाद भी कहाँ कैसी की स्थितियां होगी वो बता सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जो है, मेरा ऐसा मानना है कि इतना सटीक और इसके पीछे का कोई लॉजिक मुझे दिखाई नहीं देता। बिल्कुल ठीक बात है। वर्तमान परिदृश्य में जितनी चीजें हम देखते हैं, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड के बारे में बात करूंगी। दुनिया को लेके बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, मैं उस पर तो नहीं जाऊंगी, लेकिन आपसे जरूर, क्योंकि एक ज्योतिष होने के नाते और एक कहते हैं ना, ज्योतिष का संबंध विज्ञान से है, बहुत सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं, क्योंकि आपने तो शोध भी किया और रिसर्च बहुत की है। क्या लगता है वर्ल्ड में जो चीजें हो रही हैं उसको हम भारत के नजरिए से कितना प्रभावी देखें? देखिए, ऐसा है कि वर्तमान में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं और वैश्विक पटल पे, और जब से ये मंगल सिंह राशि में आए हैं, तो क्योंकि सूर्य भी व्यक्ति को नेतृत्व की क्षमता देता है और मंगल भी नेतृत्व की क्षमता देता है, तो मेरा ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ये जो ट्रांजिट हुआ है इसमें कोई नया नेतृत्व विश्व में उभर कर आए, और हो सकता है कि वो हमारा देश भारत ही हो। इसकी भी पूरी संभावना है कि भारत नए नेतृत्व के रूप में विश्व के सामने उभर कर आएगा। बिल्कुल। एक बात और है, जब से चौथी बड़ी इकोनॉमी भारत बना, इस चीज को हमने देखा है कि बहुत अप एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं। लगातार ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो कभी सोची नहीं जाती थी। मैं एग्जाम्पल दूंगी, एक इतना बड़ा प्लेन हादसा हो जाना, ईरान इजराइल का युद्ध जरूर हो रहा है, लेकिन उसके पहले हमने अपने यहाँ भी पहलगाम देखा, फिर हमने प्लेन क्रैश देख लिया, फिर हम इतना बड़ा युद्ध देख रहे हैं जिसमें भारत की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। शांति की अपील वो करता है, क्योंकि क्या होता है, इकोनॉमी आपकी ग्रोथ कब करती है? आपके व्यापार से। वैश्विक स्तर पर आपके रिलेशंस कैसे हैं? तो कहीं भी दो जगह यदि एक बड़े वर्ल्ड वॉर की यदि तैयारी हो रही है या वो हो गया, हमें बहुत इफेक्ट करेगा, भारत को बहुत इफेक्ट करेगा। उस नजरिए से लगता है आपको कि ये हो सकता है उस जगह तक ना पहुंचे, ये युद्ध रुक जाए या सारी चीजें बैलेंस हो जाएं, भारत के परिप्रेक्ष्य में पॉजिटिव हो? देखिए, युद्ध ऐसा है कि ज्यादा लंबे समय तक तो नहीं चलेगा, और इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि निश्चित इजराइल ही इसमें थोड़ा भारी रहेगा। लेकिन भारत की दृष्टि से देखा जाए तो मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि भारत जो है वो नई शक्ति बन भी रहा है, ये हम देख भी रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि भारत जिन ऐसी ताकत बनेगा कि जिनसे अभी तक हम आयुध जो है, हथियार जो है हम लेते रहे, मैं ऐसी भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले समय में भारत उन देशों को भी अपनी नई तकनीक देगा। हो सकता है कि आज मेरी बात से कोई सहमत ना हो, लेकिन पूरी संभावनाएं हैं कि भारत इसमें सफल होगा और एक नई सामरिक दृष्टि से भी उभरेगा, और भारत आर्थिक दृष्टि से भी उभरेगा और विश्व गुरु के रूप में उभर के सामने आएगा। बिल्कुल। एक बात आपसे पूछनी थी, वर्तमान में जो चीजें लोगों के साथ हो रही हैं, कई बार कोई इंसान बहुत परेशान होता है अपनी लाइफ में,
हो सकता है अपने करियर को लेकर परेशान हो, अपने पारिवारिक चीजों को लेकर परेशान हो, फिर वो अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें लगता है कि शायद कुछ ग्रहों की वजह से ऐसा हो रहा है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, इसके लिए फिर सहारा लिया जाता है, लोग पढ़ते हैं, ज्योतिष को खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, हम कुछ उपाय कर लें, लोगों को कुछ उपाय भी बताए जाते हैं। तो ये जो उपाय शब्द बनाया गया है, जो हम कहीं से भी लेके उसको वहन कर लेते हैं कि हम ये उपाय कर लेते हैं, उनने हमें ये उपाय बताया, इनने हमें ये उपाय बताया। ये उपाय क्या है? ये उपाय क्या वाकई प्रभावित करते हैं, सब कुछ ठीक करते हैं? देखिए, ऐसा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि ज्योतिष एक वैज्ञानिक विषय है, तो अब जब आप उपाय भी अगर वैज्ञानिक ही करेंगे तो आप पे बिल्कुल इफेक्ट होगा, आप उससे रिलेटेड करेंगे तो इफेक्ट होगा। लेकिन जब आप प्रभावहीन उपाय करेंगे, जो आजकल जैसी बहुत सारी रेमेडीज चल रही हैं, तो वो कभी कारगर सिद्ध नहीं होते हैं। बहुत सारी चीजें, ऐसा कहा जाता है कि आजकल की राहु का उपाय शराब पीना भी है, तो ये कभी उपाय कभी आपके लिए कारगर सिद्ध नहीं हो सकते हैं। यदि आप जैसे जिन ग्रहों से संबंधित मंत्रोच्चार करें, क्योंकि मंत्रोच्चार में उसका भी कारण है, उसके भी पीछे एक वैज्ञानिक कारण ये है कि मंत्रोच्चार से आपकी ऊर्जा बनती है, इसलिए मंत्र आपको इफेक्ट करते हैं, है ना। दूसरी बात है, यदि आप दान करते हैं तो दान से ग्रहों का कोई सीधा संबंध तो नहीं है कि मैं ये कह दूं कि आप यहाँ दान कर रहे हैं और आपको कोई ग्रह देख रहा है कि हाँ इसने मेरा दान किया है, ऐसा तो नहीं, वो तो शोर मंडल में ग्रह है। लेकिन दान से क्या होता है कि किसी जरूरतमंद को अगर कोई वस्तु पहुंचती है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रार्थना करता है, दुआएं करता है, और वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कुछ सेकंड्स के ही होते हैं, वो वाइब्रेशंस आपके जीवन को बदलने का काम करते हैं। और स्टोन भी कुछ हद तक आपकी ओरा को बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ये इन से संबंधित अगर उपाय करेंगे तब तो वो इफेक्टिव होंगे। लेकिन आप यदि ये हल्दी, धनिया, केसर ये अगर पुड़िया में बांध के आप सोचेंगे मैं करोड़पति हो जाऊंगा, तो मेरे हिसाब से ये उपाय कोई इफेक्टिव उपाय नहीं है। अच्छा, स्टोन के बारे में आपने एक बात बोली, अमूमन हमने अक्सर सभी लोगों के हाथों में देखा है कोई ना कोई स्टोन पहने होते हैं। ठीक है, विश्वास करना चाहिए, यदि कोई चीज है इफेक्टिव होती होंगी, लेकिन कुछ कुछ स्टोन ऐसे भी हैं जिसके लिए कहा जाता है कि बहुत तेजी से असर भी करते हैं और बहुत तेजी से आपको डाउन पे भी ला देते हैं। तो उसके पीछे भी कोई ऐसा लॉजिक है? उसके पीछे ऐसा लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा धारणा है कि नीलम रत्न जैसे कहा जाता है कि आकस्मिक रूप से फायदा पहुंचाता है। गोमेद रत्न भी जो है वो कई बार, क्योंकि राहु का रह गया तो वो राहु को स्ट्रॉन्ग करता है, तो राहु तो वैसे भी चीजों को आकस्मिक देता है, तो ये रत्न जरूर प्रभावी आकस्मिक रूप से कई बार आपको फल दे देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, स्टोन भी जो है वो आपके कभी जीवन को नहीं बदल सकते। हाँ, ये जरूर है कि वो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, आपकी ओरा को बढ़ाएंगे। जब आपकी ओरा बढ़ेगी तो वो आपको पुश करने का काम स्टोन करते हैं, ऐसा निश्चित है कि पुश करने का। व्यक्ति अगर आपको अगर थोड़ा सा धक्का भी लग जाए और आप आगे बढ़ गए तो और क्या चाहिए, ऐसा है। बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण सवाल, लोग पूजा पाठ करते हैं और क्योंकि आपने अभी एक जिक्र किया था कि कोई भी श्लोक होता है या तंत्र के हिसाब से भी लोग, वैसे बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग तंत्र विद्या को अंधविश्वास भी कहते हैं। देखिए, आज के परिदृश्य में कोई पॉजिटिव है, कोई उसको नेगेटिव रूप से लेता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। असल में क्या है, क्या ऐसी चीजें होती हैं? इसका यदि होती हैं तो कौन सी चीज इसमें इफेक्टिव होती है? देखिए, तंत्र जो है वो पहले रियलिटी है कि मैं भी इसको नहीं मानता था, लेकिन जब इसके हमने रिसर्च की तो ये पाया कि तंत्र सही अगर किया जाए तो वो व्यक्ति की ऊर्जा को कम करता है। व्यक्ति की जब ऊर्जा कम होती है तो उसको शारीरिक और मानसिक बहुत सारी परेशानियां होती है, ये तंत्र का काम होता है। और इसका सही उपाय तो ये है कि जो वैदिक मंत्र हैं हमारे ऐसे बहुत सारे, उनके द्वारा तंत्र को पूर्ण रूप से, यदि है तो किसी के, क्योंकि ये होता भी रेयर है, लोगों को वहम ज्यादा होता है कि मेरे ऊपर तंत्र किया हुआ है, ऐसा भी एक मैं बता दूं आपको, रियल में होता बहुत कम लोगों को है। लेकिन जिनको भी होता है तो वैदिक मंत्रोच्चार के साथ, वैदिक मंत्र भी, उनमें भी कुछ स्पेशल वैदिक मंत्र हैं, वो उनसे पूर्णतया तंत्र को खत्म किया जा सकता है, क्योंकि वो आपकी वापस पॉजिटिव ऊर्जा जो बढ़ाएंगे, और पॉजिटिव ऊर्जा जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी नकारात्मक ऊर्जा घटेगी। तो ये एक इसका लॉजिक है कि तंत्र जो है वो काम जो करता है वो ऊर्जा पे काम करता है। तो यदि मान लीजिए ऐसा कुछ लोग, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, जब ये प्रोग्राम उन तक पहुंचेगा, हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे ये जानना चाहते हैं, यदि कोई इस चीज को फेस कर रहा है तो कोई ऐसा मंत्र जो इफेक्टिव हो, जो आप मतलब बता सकते हो यदि यहाँ पर? तो
ये थोड़ा सा ऐसा विषय है कि हाँ। मैं ऐसा नहीं रखना चाह रहा कि कोई सीक्रेट है, हाँ। लेकिन इस पे हमने काम किया है काफी। तो इसको हम ऐसा चाहते हैं कि इसको कभी अगली बार जब मौका मिले तो बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि मैं ये कहना चाहता हूं आपको कि इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है तंत्र के लिए, कि भाई अलग से हम कुछ करवाएं। सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था है कि अगर तंत्र है तो उस तंत्र को खत्म करने की भी शक्तियां ही हमारे पास है। बिल्कुल। एक महत्वपूर्ण बात और आती है यहाँ पर, और वो होती है आज के समय में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ज्योतिष को भी नहीं मानते। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो यकीन नहीं करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो नहीं मानते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? और दूसरी बात ये भी है कि यदि वो विश्वास करने लगे, यदि ऐसी कोई चीजें हैं, वो क्या हो सकती हैं? कहते हैं ना कि यदि कोई किसी चीज के लिए बिल्कुल नेगेटिव है तो हम उसे कैसे पॉजिटिव करेंगे? कुछ तो होता है। ऐसी तो कोई ज्योतिष के बारे में नहीं पढ़ रहा, नहीं रिसर्च कर रहा। कि मैं एक लाइन कहता हूं कि बहुत सारे लोग, आपने जैसा कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे जो कह देते हैं मैं ज्योतिष को नहीं मानता हूं, लेकिन यदि आप ज्योतिष को नकार रहे हैं तो फिर आप विज्ञान को भी नकार रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट है वो बड़ी प्राथमिकता से कहते हैं हम ज्योतिष को नहीं मानते, तो मैं ये कहता हूं कि अभी उन्होंने विज्ञान पूरी नहीं पढ़ी, क्योंकि जिसने भी विज्ञान को पूरा पढ़ा वो कभी भी ज्योतिष को नहीं नकार सकता है। अब दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं मैं ज्योतिष को नहीं मानते, तो आप सूर्य को मत मानिए, आप चंद्रमा को मत मानिए। तो ज्योतिष को नकारने का मतलब है कि आप पूरे सौरमंडल को नकार रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ज्योतिष एक वैज्ञानिक विषय है, और ये एक अलग बात है कि आजकल बहुत सारी लोग इसे अलग जोन में ले जा रहे हैं ज्योतिष को, और प्रिडिक्ट जो हो रहे हैं वो भी हो सकता है कि इस विषय से हटके हो रहे हैं। तो मैं उस संदर्भ में मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन अगर ज्योतिष को वैज्ञानिकता के पहलुओं पर, वैज्ञानिकता की कसौटी पर अगर प्रिडिक्ट किया जाए तो ज्योतिष हमेशा सही प्रिडिक्ट करती है। बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए इसके माध्यम से कोई संदेश देना चाहते हैं, ये संदेश ऐसे हो सकता है कि ज्योतिष को लेकर इसमें रिसर्च जो जिस तरीके की होती है, वो आजकल के लोग हैं जो बड़े परेशान होते हैं, जिन्हें कभी कभी ये भी समझ में नहीं आता कि पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, कैसे किसी भी चीज का डिसीजन कर लें। तो जो बहुत सारी कहते हैं ना अप एंड डाउन, एक उथल पुथल जिसको कहते हैं, उसके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उथल पुथल जो होती है वो आपकी जन्म कुंडली में बहुत सारी स्थितियां ग्रहों की ऐसी होती है जिनके कारण उथल पुथल होती है। दूसरी बात विशेष रूप से मैं जो कहना चाह रहा हूं, जो मैंने रिसर्च भी किया और बहुत सारे लोगों को मालूम भी है, कि मानसिक जो अशांति है वो देने का काम राहु केतु जरूर करते हैं। राहु केतु आपको धन लाभ भी दे सकते हैं, आपको ऊंचाइयों पर भी ले जा सकते हैं, पॉलिटिकली भी ले जा सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो उनका नैसर्गिक गुण है राहु का, वो ये है कि वो मानसिक अस्थिरता और मानसिक तनाव तो वो देते ही देते हैं। और दूसरा ग्रह जो है चंद्रमा है, चंद्रमा आपको खुश रखने का भी काम करता है, तो चंद्रमा आपको मानसिक तनाव देने का भी काम करता है। ये स्थितियां कुंडली में उन ग्रहों की कैसी है उस पर निर्भर करता है। एक छोटा सा सवाल और चलते चलते, जो मैंने पहले भी, क्योंकि आपने कहा अभी ग्रहों के बारे में एक बार फिर से, एक उपाय की जो बात है, यदि कोई परेशान हो रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, वो अपनी कुंडली दिखाता है। अमूमन आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए हैं, क्या कोई ऐसे प्लेटफॉर्म है लोग कम से कम उससे तो जागरूक हो कि आपको किन चीजों की तरफ बढ़ना है, किन चीजों की तरफ नहीं बढ़ना है? मकसद हमारा ये नहीं है कि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर पर सवाल उठाते हैं, बट मकसद ये है कि लोग सही जानकारी पाएं, उसके लिए कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि आजकल ऐसा हो रहा है कि मैंने देखा है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे जैसे कुंडली मिलान ही हो रहा है, तो कई जगह मैंने देखा है कि गलत कुंडली मिलान हो रहा है, और उससे क्योंकि लोग बिलीव करते हैं उसके हिसाब से लोग विवाह भी कर लेते हैं कि हाँ इसने इस प्लेटफॉर्म पे यस कर दिया कि विवाह हो सकता है। लेकिन मैंने जब हम उसकी तह पे गए तो ये हमें मालूम चला कि जैसे मांगलिक और नॉन मांगलिक का डिसीजन वो प्लेटफॉर्म सही नहीं कर पा रहे हैं, कि वो कई बार नॉन मांगलिक है उनको मांगलिक बता रहे हैं, मांगलिक है उनको नॉन मांगलिक बता रहे हैं। हाँ। तो ऐसी स्थितियों में आप अगर गलत दिशा में जाते हैं तो आप जीवन में बहुत सारी संकटों का सामना कर सकते हैं। तो सही राय लेनी चाहिए और सही गाइडेंस के पास जाना चाहिए। चलिए, चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरा इतना ही आप सबसे ये कहना है कि ज्योतिष विज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और जो ज्योतिषी उपाय हम जो करें वो भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होने चाहिए और प्रभावी होने चाहिए, तभी वो आपको जीवन में सफलता देंगे। और ईश्वर से यही प्रार्थना है, महाकाल से यही प्रार्थना है
कि आप सब उन्नति करें, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं और अपनी सफलता को पाएं। नमस्कार। बिल्कुल, चलिए रक्षेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, हमसे बातचीत की और ज्योतिष के बारे में, ज्योतिष विज्ञान के बारे में हमें इतनी सारी बातों के बारे में बताया। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। हम भी और आप भी, मैंने शुरुआत में ही जैसे कहा कि राहु केतु के बारे में आप सुनेंगे तो डर लग जाता है, लेकिन सिर्फ नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप से भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और होते आए हैं। अब आने वाले समय में जो इस तरह की चीजें हैं, जो ज्योतिष को नहीं मानते या ज्योतिष विज्ञान को नहीं समझते हैं, मुझे लगता है सब कुछ होता है, ज्योतिष भी होता है, विज्ञान तो है ही। जितनी चीजें हमारे ब्रह्मांड में हो रही हैं या हमारी कुंडली के आधारित हमारे जीवन में अप एंड डाउन्स बने हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ग्रहों की बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आप यदि सही जगह से जानकारी लेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो उसका आपको उपाय और निदान भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो मुझे लगता है आज ये खास मुलाकात में हमारे साथ जो शख्सियत थी, उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।